अब आते हैं इसके मजेदार बात, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ये है मजेदार, क्योंकि इसमें कई चीजें आपको और कंफ्यूज करेंगी, और जिसके कारण से ये होता है कि भाई पहले तो ज्यादा अच्छे से समझ के हम काम कर लेते थे, और अब तो थोड़ी सी और दिक्कतें आने लगी कि क्या करें। वास्तव में ये वाली बात सही है। पहले हम आया केस देखा, जो समझ में आया उसको थायरोक्सिन दे दी, और थायरोक्सिन दे दी तो क्या हाइपरथायराइडिज्म था, उसमें भी थायरोक्सिन दे दी है। और अब हम हर चीज को एनालाइज करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, हम करें ना करें, क्या करें, कैसे करें। अब ये एक रिपोर्ट अगर हम आपके सामने आती है, T4 ज्यादा, T3 ज्यादा, मतलब हाइपरथायराइडिज्म, और TSH कम, इसका मतलब प्राइमरी हाइपर। अब ये डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी है उसके अनुसार ये प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, इसको हम कैसे ट्रीट करें? एंटी थायराइड ड्रग्स दें, कोलिंग आरंभ करिए, तो इस ऐसे केस में एंटी थायराइड ड्रग्स दें, रेडियो एक्टिव आयोडीन दें, इसकी थायरेक्टमी करें, या हम नहीं कह सकते इसमें क्या करना चाहिए। तो T3 T4 हाई, TSH कम, इसमें हम क्या करें? चलो अच्छा है, फिजिशियंस का फोरम है तो थायरेक्टमी का तो सवाल ही नहीं उठता है। सर्जन होते तो सबसे पहले इसी पे लगाते कि लाओ चाकू दो। और रेडियो एक्टिव आयोडीन पे कुछ लोगों ने कहा है बहुत अच्छा, ठीक है। कान से भी कुछ लोगों ने कहा है, क्यों कान से कहा है पता नहीं। अधिकांश लोगों ने एंटी ड्रग्स कहा है, और यहीं पे आप फंस गए, क्योंकि कुछ ये जब हमने इस केस को एंटी थायराइड ड्रग्स आरंभ की और 2 महीने बाद हमने देखा, देखिए क्या हो गया। आपके कहने के अनुसार हमने ट्रीटमेंट दे दी, अधिकांश लोगों ने कहा एंटी थायराइड शुरू करेंगे, मैंने कर दी, और दी। अब पेशेंट 2 महीने के बाद T3 T4 कम और TSH ज्यादा, मतलब क्या हो गया? हाइपोथायराइडिज्म। आपने कहा है डॉक्टर, मैंने नहीं कहा। आपने पोलिंग में दिखाया कितने परसेंट है? 53%। ने कहा कि ड्रग दे दो, मैंने दे दी, और देखो पेशेंट हाइपोथायराइड हो गई इसको। अब ये पेशेंट जो पहले हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म की पिक्चर के साथ आया था, ट्रीटमेंट देने से वो हाइपोथायराइड हो गया, क्या हुआ? पोलिंग आराम करिए। अब आपको क्या लग रहा है? आपकी डायग्नोसिस अलग थी, पोलिंग शुरू करें, डायग्नोसिस अलग थी, गलत थी। आपने दवा का चयन गलत किया, हमें रेडियोआयोडीन देनी चाहिए थी, मैं सर्जरी करनी चाहिए थी, या हमने डोज ज्यादा दे दिया उसके कारण से ऐसा हुआ, या अभी भी हम खांस से कह रहे हैं। यह पेशेंट क्यों हमारा हाइपोथायराइडिज्म में चला गया, थायराइडोक्सिकोसिस का पेशेंट? क्योंकि वास्तव में हमने इसको बिना सोचे समझे रिपोर्ट का ट्रीटमेंट करने पे लग गए। और यही होता है कि हमने जो रिपोर्ट देखी, हमने सीधे देखा उसका ट्रीटमेंट करो, उठाओ। हमें तो ये मालूम है T3 T4 कम हो जाए तो थायरोक्सिन दे दो, बढ़ जाए तो उसका कार्बिमोल दे दो, खत्म। इससे ज्यादा तो इतनी सिंपल चीज है, पता नहीं किस बात का ये कोर्स कर रहे हैं। लेकिन यह हर केस में जब हम ऐसी स्थिति देखें तो उसको दवा नहीं देनी। डायग्नोसिस भी गलत हो सकती है, मेडिकेशन भी गलत हो सकता है। क्या गड़बड़ियां है देखिए। तो डायग्नोसिस अगर हम सोच रहे हैं यह हाइपरथायराइडिज्म जो कि प्राइमरी लग रही है, इसमें गलती कहाँ है? गलती ये है कि हर पेशेंट जिसमें T3 T4 हाई है और TSH कम है, वो हाइपरथायराइड नहीं होता। 2 तरह की कंडीशन, इसका मतलब क्या है? थायराइड हार्मोन ज्यादा है, थायराइड हार्मोन ज्यादा है शरीर में, ठीक। हम क्या करें? हम दवा दे रहे हैं कि थायराइड हार्मोन का बनना कम करे। कोई जरूरी है कि वो ज्यादा बना रहा हो? थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, बहुत सारे कारण थायराइड हार्मोन ज्यादा हो सकता है। बहुत थायराइड हार्मोन ज्यादा बना रहा है, यह जरूरी नहीं। आज मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने उठा के थायरोक्सिन की पूरी शीशी, पूरी बोतल 100 गोलियों की खा ली। अब मैं जब टेस्ट कराऊंगा
तो मेरे T3T4 हाई हो गए, थोड़े से में TSH कम होगा। लेकिन क्या मेरी ग्लैंड ज्यादा थायराइड हार्मोन बना रही है? क्या उसे सप्रेस करने की जरूरत है? नहीं। इसी तरीके से हमने बात की प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में T3T4 बढ़ जाए क्योंकि इस्ट्रोजन थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ गई, TSH कम हो गया क्योंकि HCG निकल के काम कर रही है। क्या थायराइड हार्मोन ज्यादा बना रही है? नहीं, थायराइड ग्लैंड हार्मोन ज्यादा नहीं बना रही, वहां सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो कई कंडीशंस हैं जहां पे T3T4 हाई, TSH कम होता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन नहीं बना रही, कहीं और से आ रहा है। यह पेशेंट्स हैं थायरोटॉक्सिकोसिस के। कोई जरूरी नहीं कि जो दूसरा टर्म है हाइपरथायरॉयडिज्म वर्क इनमें हो ही। तो इसलिए यह दोनों स्थितियां अलग हैं। हमें पहचानना होगा कि इस व्यक्ति में थायराइड हार्मोन ग्लैंड ज्यादा बना रही है क्या। अगर ज्यादा बना रही है तो ग्लैंड को दबाएं, और वरना ग्लैंड की पिटाई क्यों करें, कहीं और से आ रहा है तो। यह हमको समझना होगा कहां कहां से यह हार्मोन आ सकता है। अब हम ये समझें तो एक तो कंडीशन में कि थायराइड हार्मोन ग्लैंड में ज्यादा बनता है, ग्लैंड इज एट फॉल्ट, ग्लैंड हार्मोन ज्यादा बन रही है। दूसरा, बिना ज्यादा बने कहीं और से आ रहा है। तो जहां ज्यादा बन रहा है वो तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है, कंडीशन कहलाती है। और जहां कहीं और से आ रहा है वह कंडीशन थायरोटॉक्सिकोसिस कहलाती है। केवल केवल थायरोटॉक्सिकोसिस है, हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं है, अर्थात ग्लैंड में हार्मोन ज्यादा नहीं बन रहा। अगर ग्लैंड में ज्यादा हार्मोन बन रहा है तो हम एंटी थायराइड देंगे। अगर मान लो हमने गोली खा ली, बाहर से आ गए, तो हमें थायराइड को दबाने की क्या जरूरत, वहां पे हम एंटी थायराइड नहीं देंगे। जैसा इस केस में हुआ कि हमने लिखा कि T3 हाई, TSH कम, हमने उसको एंटी थायराइड शुरू कर दिया। एंटी थायराइड शुरू की जाते ही वो हाइपोथायराइड हो गया पेशेंट। तो यहाँ पे हमें इन बातों का ध्यान रखना। कहां कहां से यह हार्मोन आ सकता है? शरीर के बाहर से आ गया तो हमने ज्यादा दवा खा ली उससे। कभी कभी क्या होता है, ग्लैंड से ही आ रहा है लेकिन ग्लैंड से एकदम से रिलीज हो गया। जैसा अभी हम लोगों ने कहा था प्रेगनेंसी में, कि प्रेगनेंसी में डिलीवरी हुई और उसके बाद पेशेंट को पोस्ट पार्टम थायराइडाइटिस हो गई, कि जो इसमें भरा हुआ हार्मोन था वो बाहर रिलीज हो गया ब्लड में। तो उससे लेवल तो बढ़ गए, जिसके लिए हम लोगों ने कहा था कि अभी ट्रीट नहीं करो, क्यों, टेम्परेरी फेज है, अपने आप ठीक हो जाएगी। या कोई इन्फ्लेमेशन से ऐसा हो गया तो लीकेज ऑफ थायराइड हार्मोन स्टोर इन द ग्लैंड, लीक किया है, बना जाने नहीं देंगे। और तीसरा हो गया कहीं और से आ गई। कभी कभी बहुत रेयर कंडीशन है कि कुछ ओवरी से इस तरह के टिश्यू निकलने लग जाते हैं। तो यह जो हमारी ग्लैंड की फॉलिकल है, इस फॉलिकल के अंदर कोलॉइड मटेरियल, यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन के साथ हार्मोन भरा है, और वो हार्मोन अगर इसमें कोई इन्फ्लेमेशन हुआ तो लीक करके ब्लड में आ गया, उससे ये देखिए खिचड़ी। इस खिचड़ी को समझने में मैं भी अगर सोचूं तो मुझे बहुत समय तक लगा कि अब ये पेशेंट यहाँ होगा, किस प्रकार से मैं तारतम्य बैठा पाऊं इसमें, कि क्या होगा यह कल्पना करना। कभी बढ़ता है, नॉर्मल होता है, कुछ लोग नॉर्मल रह जाते हैं, कुछ हाइपो में चले जाते हैं, कुछ हाइपो नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ में हाइपो रह जाता है, कुछ लगातार हाइपर बने रहते हैं। मतलब किसी भी तरह की वो कलाबाजी जो है सफर वह थायराइडाइटिस में हो सकती है, कुछ नहीं पता। तो कई बार हमको ये पॉलिसी रखनी रहती है कि वेट एंड वॉच है। आज हम हड़बड़ा के कोई काम करने कहते हैं, अरे ये तो हाइपर था, हाइपो हो गया, अब हमने दवा बंद कर दी, फिर कहीं फिर हाइपर हो गया, क्या करें। डायग्नोसिस कंफर्म करो, तब उसके बाद तसल्ली से काम पे चलेंगे। क्या क्या क्लिनिकल क्राइटेरिया है जो हमें पूछने और जानने समझने चाहिए कि पेशेंट को थायराइडाइटिस हो सकती है। यदि पेशेंट को हिस्ट्री ज्यादा दिनों की नहीं, वो कहे 10-15-20 दिन से मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी, मैंने चेक कराया और ये आ गया। हमने देखा डोज जो थायराइड टेस्ट आया उसमें T3T4 बहुत ज्यादा है, TSH बहुत कम है, और पेशेंट देखा ठीक ठाक चल रहा है, कोई खास दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या, दवा डोज देख के लगे, सॉरी रिपोर्ट देख के लग रहा बहुत खराबी है, और पेशेंट ठीक ठाक चलता है। फिर
हमको ये हिस्ट्री मिली कि 10, 15, 20, 25, 30 दिन पहले हाँ थोड़ा वायरल फीवर आया था। वायरल फीवर तो ऐसी चीज है कि सबको कभी ना कभी होता रहता है। तो थोड़ा फीवर हुआ था, थोड़ा गले में पेन हुआ था, गले में खराश वगैरह थी, यहाँ पे भी दुख रहा था, और फिर वो ठीक हो गया। या अभी भी दुख रहा है। यह अगर हिस्ट्री है तो थोड़ा सा संभावना कि उस फीवर से, उस पेन से, थायराइड इन्फ्लेमेशन हुआ, उससे ये स्थिति आ रही है। और इन्फ्लेमेशन के मार्कर रेज डीएसआर, अब रेज डीएसआर भी काफी पेशेंट में वैसे मिल जाता है। आजकल तो सीआरपी कराने का फैशन हो गया, वो भी बढ़े हुए कई कारणों से मिल जाते हैं। तो सब चीजें बड़ी वेग कि पेशेंट देखने में ठीक ठाक से लग रहा है, कोई खास सिम्टम्स नहीं है, थोड़े समय की हिस्ट्री है, थायराइड रिपोर्ट्स बहुत खराब है, थोड़ा इन्फ्लेमेशन की हिस्ट्री आ गई, थोड़ा ये सारा बढ़ा हुआ। हाँ, T3-T4 रेशियो, ये सब प्रपोज्ड चीजें हैं, फुल प्रूफ कुछ भी नहीं है। T3 और T4 जो है वह हमारा ग्लैंड से बनता है, और जो T3 है वह T4 के कन्वर्जन से होता है। तो जब T4 कन्वर्ट करेगा T3 में, तब T3 बढ़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि T3 के लेवल और T3-T4 का रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर T3 बन ज्यादा, जब सिंथेसिस ज्यादा होती है तो T4 के साथ थोड़ा थोड़ा T3 भी निकलता है। तो अगर T3 का लेवल डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ाओ, रिलीज हो गया, तो उसमें ये वाली चीजों की संभावना बढ़ती जाती है। तो सब कंफ्यूजन है इसके ऊपर। हमको कई बार समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि होना क्या चाहिए। मैंने ये गलत लिखा है यहाँ पे, अभी मैं सोच रहा हूँ इसको। T3-T4 लेस देन 20, क्योंकि थायराइटिस के लिए लेस देन 20 और ग्रेव्स के लिए मोर देन 20, क्योंकि T3 ज्यादा बन रहा है, तब वो ग्रेव्स का फीचर होगा थायराइटिस का नहीं। ये स्लाइड गलत। तो अब इस पेशेंट में हम अभी कंफ्यूज हो गए कि हम इस पेशेंट को ट्रीट करें या ना करें। एक दूसरी महिला है, हमने जब ये देखा कि T4 बढ़ा हुआ है, PSH कम है, और पेशेंट को बस कमजोरी एक वेग सी लग रही है, हमने उसकी एंटी-TPO एंटीबॉडी करा। एंटी-TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव है, हमें क्या करना चाहिए? पोलिंग आरंभ करिए। अगर एंटी-TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो हम इस पेशेंट को क्या लेबल करें? थायराइटिस है, ग्रेव्स डिजीज है, या अभी भी डाउट है? इसको क्या है यह हमें नहीं मालूम। मिक्स्ड ओपिनियन है, सब लोग सब तरह के रिस्पॉन्सेज हैं। यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज पे यदि आप क्लिक कर रहे हैं तो यह तो थोड़ा सा बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। एंटी-TPO एंटीबॉडीज को यूजुअली थायराइटिस के मार्कर के तौर पे यूज किया जाता है, तो इसलिए लोग कहते हैं ये है तो थायराइटिस होगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि कारण से बात इसलिए कही, बहुत सारे लोगों में एंटी थायराइड एंटीबॉडी, हम लोग जितने भी इस सेशन में हैं, अगर टेस्ट कराया जाए तो बहुतों की एंटी-TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव निकलेंगी, और हम बिल्कुल ठीक ठाक यूथायराइड है। तो यूथायराइड लोगों में भी एंटी-TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, क्योंकि एंटीबॉडीज से कोई हेल्प नहीं मिलती। मैं आप लोगों को बार बार डिस्करेज करूंगा एंटीबॉडी कराने के लिए, मत कराइए, क्योंकि ये हमें कुछ चीजें कहीं नहीं ले जाती। तो हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? थायराइडाइटिस क्लिनिकल फीचर्स भी बहुत अच्छे नहीं होते, इन्वेस्टिगेशंस भी बहुत अच्छे तरह से नहीं डिमार्केट कर पा रहे, एंटी-TPO एंटीबॉडी भी नहीं कर पा रही। सबसे अच्छा है न्यूक्लियर स्कैन, रेडियो आयोडीन स्कैन या टेक्नीशियन स्कैन, थायराइड स्कैन, अल्ट्रासाउंड नहीं। एक अल्ट्रासाउंड कराने का भी बड़ा फंक्शन है। अल्ट्रासाउंड क्या बता रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड, फंक्शन नहीं बता रहा। तो स्ट्रक्चर में एब्नॉर्मलिटी है, तब आप वो कराइए। हमारे अगर आपके पास स्ट्रक्चरल रीजन वाले लोग बहुत कम आते हैं,
सर्जन के पास जाते हैं। तो सर्जन को एसेस करना है कि सिस्ट कहती है, नोड्यूल कैसा है, लिम्फ नोड तो नहीं है, मल्टी नोडुलर गोइटर है, कहाँ सप्रेस कंप्रेस कर रहा है, हमें उसको कैसे निकालना है। हमारे आपके लिए अल्ट्रासाउंड बहुत उपयोगी नहीं है, सिलेक्टेड केसेस में थोड़ी सी उपयोगिता है उसकी। तो अल्ट्रासाउंड कराने में भी हम बहुत रैंडम यूज करते हैं, शायद वो हमको कोई जानकारी नहीं देता। एंटी टीपीओ एंटीबॉडी को भी हम लोग बहुत रैंडमली यूज करते हैं, वो भी हमको शायद उतनी जानकारी नहीं देती। जानने समझने के बाद कुछ सेलेक्टेड केसेस में उसका उपयोग करें। सबसे अच्छा इन दोनों चीजों में डिस्टिंग्विश करने के लिए है थायराइड स्कैन। थायराइड स्कैन नॉर्मली जब हम रेडियो आयोडीन देके टेक्नीशियन देके कराते हैं तो ये है मार्कर, यहाँ पे ये स्टर्नम, ये है क्लैविकुलर, इसके ऊपर ये है थायराइड एरिया, ये गर्दन और ये चेहरा। तो चेहरे के नीचे ये है ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, और ये है थायराइड ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड में ट्रेसर अपटेक बहुत है और थायराइड रीजन में ट्रेसर अपटेक बहुत कम है। यह जो थोड़ा सा उसके कंपेरिजन में थोड़ा थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा दिख रहा है, बाकी कोई खास तो नहीं है। यह पिक्चर हुई हमारी थोड़ी नॉर्मल ग्लैंड। फिर अगर यही ग्लैंड इस तरह की दिखने लग जाए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सैलिवरी ग्लैंड नहीं दिख रही और थायराइड ग्लैंड बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है, पूरी की पूरी दोनों लोब्स, और यहाँ भी थोड़ा सा पिरामिडल लोब भी दिख रहा है। यह हो गई डिफ्यूज ग्लैंड विद इंक्रीज्ड अपटेक। यहाँ पे क्या हो गई, पूरी ग्लैंड ना दिख के ग्लैंड का केवल एक भाग दिखता है, एक नोड्यूल है विद इंक्रीज्ड अपटेक। यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरी ग्लैंड जिसमें चिपगबरी सी अपीयरेंस है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं बहुत ज्यादा कहीं कम। यह है मल्टी नोडुलर। और ये है जहाँ पे हमें ये एरिया बिल्कुल साफ दिख रहा है, लगभग कोई अपटेक नहीं और सैलिवरी ग्लैंड दिख रही है। ये हो गया थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस में ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन के कारण से उसने अपटेक जो उसके फंक्शंस थे वो प्रभावित हुए, उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही ग्लैंड, इसलिए वह रिड्यूस्ड अपटेक। नॉर्मल अपटेक, diffusely increased uptake, Graves' disease, single nodule with increased uptake, solitary toxic nodule, multiple areas of different uptake, multinodular goiter, और reduced uptake, थायराइडाइटिस। अब जहां पे increased uptake ग्लैंड में, वहां पे क्या बता रही है कि ग्लैंड ज्यादा काम कर रही है, ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बना रही है, यहाँ पे हमें एंटी थायराइड ड्रग देने की जरूरत पड़ेगी अगर इसको ट्रीट करना है। लेकिन जहाँ पे ग्लैंड में अपटेक ही नहीं है, इसका मतलब ग्लैंड काम ही नहीं कर रही है, सप्रेस हो गई, क्योंकि बाहर से हार्मोन आ गया, बाहर से हार्मोन आ गया, वो काम ही नहीं कर, इसको हम एंटी थायराइड ड्रग देके क्या करेंगे, उल्टा जो थोड़ा बहुत कर रही थी उसको भी सप्रेस करके हम पेशेंट को हाइपोथायराइड कर देंगे। इसलिए हर केस, हर चमकती हुई चीज सुना नहीं होती, खूब सुना है, हर टॉक्सिक प्रोफाइल हाइपरथायराइडिज्म नहीं होता, यह ध्यान रखें। तो अब हमको ऐसे केसेस में आइडियल है रेडियो न्यूक्लियर स्कैन कराना। अब दिक्कत यह है रेडियो न्यूक्लियर स्कैन हर जगह होता नहीं, नंबर एक। नंबर दो, होता भी है अच्छा खासा कॉस्टली होता है, 3,500, 4,000, 5,000 रुपए का होता है, कई पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अब क्या करें, अब क्या करें, तो जैसे इस लेडी में, इस केस में हुआ कि हम लोगों ने एंटी थायराइड ड्रग दी और पेशेंट फट से हाइपोथायराइड हो गया। इतना जल्दी हाइपोथायराइड नहीं होता पेशेंट, तो एंटी थायराइड ड्रग देने के बाद अगर 1-2 महीने के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो ज्यादा संभावना है यह पेशेंट थायराइडाइटिस का पेशेंट था, यह ग्रेव्स या नोडुलर गोइटर ऐसा नहीं था। हाँ, माइल्ड केसेस हो सकते हैं, ये भी फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं हमने ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट ने फटाफट हाइपोथायराइडिज्म हो गई, इसका मतलब ग्रेव इसके थायराइडाइटिस की संभावना ज्यादा है। हाँ, अगर हमने ये ऑप्ट किया कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, चलो वॉच करते हैं 1 महीना 2 महीना, वॉच करने के दौरान हम देख रहे हैं पेशेंट के थायराइड लेवल और बढ़ रहे हैं, तो अगर थायराइडाइटिस होती तो बढ़ते नहीं ना, क्योंकि तो डैमेज हो गई ग्लैंड।
ये ग्लैंड सप्रेस हो गई, तो वहां पे लेवल्स बढ़ते नहीं, सिम्टम्स बढ़ते नहीं। तो अगर पेशेंट का प्रोग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर ट्रीटमेंट देते ही फट से वो सप्रेस हो गया, इसका मतलब थायराइडाइटिस है। यह एक अनुमान हर जगह सही नहीं होता, लेकिन काफी केसेस में हम इस पॉलिसी से काम कर सकते हैं। तो मित्रों, संदेश क्या है कि थायराइडोटॉक्सिकोसिस का हर केस हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होता, हर केस को दवा देने की आवश्यकता नहीं होती। और इस तरह के केसेस में, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हमने कहा, थोड़ा सा सबक्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, थोड़ा ज्यादा फुल्ली डेवलप्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, और बहुत ज्यादा मतलब जहां पे हम करें बहुत ही कमी है थायराइड हार्मोन की, वैसे ही हमारी हाइपरथायरॉयडिज्म की भी हो सकती है। सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, या थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, या इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि थायराइडोटॉक्सिक क्राइसिस हो गई, पेशेंट उस क्राइसिस में है। यह एक कंडीशन है जो कि अनेक रूपों में प्रेजेंट कर सकती है। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जो माइल्ड केसेस होते हैं। माइल्ड केसेस को ना समझ में आता है कि वो नॉर्मल है, ना समझ में आता है कि वो थायराइडाइटिस है, ना माइल्ड ग्रेव्स डिजीज है। उनमें कंफ्यूजन होता है, उनमें कई बार हमको वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी पड़ती है देखने समझने के लिए कि आगे क्या होगा।